नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। अब देखना है कि 8 को दिल्ली वाले किसकी करेंगे खड़ी खाट। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपने जाने माने मेहमान, चिर परिचित चेहरे और सुरेश जी के साथ। सुरेश जी, आप जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछले 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत के लिए काफी प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसे जीत हर बार नहीं मिल पाती। प्रधानमंत्री भी दो दो बार कोशिश कर चुके हैं, पर इस बार प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार पूरे लगन के साथ दिल्ली चुनाव में उतरे हैं। वो विकास के मुद्दों को उठा रहे हैं, विकास के कार्यक्रम को रख रहे हैं, विकास का मोड रोड मैप रहे हैं, और साथ ही साथ उनका ये स्लोगन कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ही विकास हो सकता है, वो केजरीवाल को अपने निशाने पे लिए हैं। तो आप हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस चुनाव में पेच फंसाएगी, उसकी क्या रणनीति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का सामना कैसे करेगी? ये तो देखने की बात है। आपने जैसे कहा कि 8 तारीख को क्या होगा, इसका तो प्रवचन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, जो दिख रहा है अभी भी, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि उन्होंने वो जो स्ट्रैटेजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने लगाया था, वही स्ट्रैटेजी वो अभी दिल्ली में लगाने वाले हैं। और उससे हट के अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र में देखें, वो स्ट्रैटेजी अलग था। तो मैं दो अलग अलग हिस्से पे बात करूंगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री को ज्यादातर बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन में उतारा नहीं था। हम वो आए थे, थोड़े रैलीज एड्रेस किए। अमित शाह जी आए थे, थोड़े रैलीज एड्रेस किए, लेकिन ज्यादातर प्रधानमंत्री को ओवर एक्सपोज नहीं किया गया था। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको याद है जब ओपिनियन पोल्स आना शुरू हो गए तो ये बोला था कि राजस्थान तो कांग्रेस रिटेन करेगा, अशोक गहलोत वापस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में वहां यहाँ 50-50 हो सकता है। छत्तीसगढ़ तो गया, वो फिर वापस कांग्रेस को भूपेश बघेल के बैग में जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी बीजेपी लेके आई, कि उनको पता चल गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनके पास, अगर राजस्थान में देखा जाए तो एक ईगो प्रॉब्लम चल रहा था वसुंधरा राजे और बाकी जो लोकल नेता थे, वो शेखावत जी हो सकते हैं और रमन सिंह जी, उनके अगेंस्ट बीजेपी में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाया था कि चलो अगर ये 3 स्टेट में शिवराज सिंह चौहान जी को तीसरी बार या चौथी बार, आप सबको पता है कि बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। मुझे याद है तकरीबन 18 या 20 साल तक वो राज कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो यही बात था कि बीजेपी डिसाइड किया था, चलो ठीक है, हम आप प्रधानमंत्री को उतारेंगे। और प्रधानमंत्री को बिल्कुल पूरा तरह कैंपी के जो कैंडिडेट्स थे, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हमने देखा था मध्य प्रदेश में जीत के आगे थे। और तीनों जगह ऐसे मुख्यमंत्री को लेके आए थे जो हमें पहले सुना भी नहीं था। ठीक है, उनका नाम तो पता था, लेकिन कभी सीएम मटेरियल होने का कोई दावा नहीं कर रहे थे। अब हम देखें दिल्ली का वही हाल है। दिल्ली में अगर आप देखे जाए तो दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट सबसे वीकेस्ट, अगर मैं वही बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट से कल भी बात कर रहा था, वो लोग कह रहे थे कि अगर भारत देश में बीजेपी के सारे स्टेट यूनिट्स ले लीजिए, आप केरला को भी ले लीजिए, केरला बीजेपी फिर भी ठीक है, लेकिन दिल्ली नहीं है। और दिल्ली राजधानी है, बीजेपी का जो क्या प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं, लेकिन वही जगह पे जिसको हम टेक्निकली एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट कह सकते हैं, वहाँ बीजेपी को एक कैंडिडेट नहीं है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं, जिससे आपने बताया था कि जब स्मृति ईरानी को क्यों ना उतारा जाए। मुझे नहीं लग रहा अभी वो हो रहा है, क्योंकि अभी बीजेपी ने तय कर लिया, मुझे लग रहा है, और आप दिल्ली वाले तो आपको पता है मेरे से ज्यादा, कि प्रधानमंत्री को उतारेंगे। और मुझे लग रहा है कि मैं जब एनालिसिस कर रहा था, मैं अभी 4 या 5 ही कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरी तरह एनालिसिस कर रहा हूँ मैं तकरीबन, और एक 7 या 8 दिन में मुझे 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे एनालिसिस हो गए। मैंने देख रहा था कि सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं चांदनी चौक के जो लोकसभा, मुझे कि शालीमार बाग एक था, चांदनी चौक, अब यह आ रहा था कि कहाँ से आदर्श नगर एक था। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है
जो इससे पहले वाले इलेक्शन में अगर मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊं तो मेरे सामने जो फिगर्स पड़े हुए हैं, आदर्श नगर ले लीजिए आप, 93 से नहीं, देख रहे अभी हैं अभी और सुरेश जी, अभी हम दिल्ली के ओवरऑल तस्वीर पे बात कर रहे हैं। विधानसभा पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया हरियाणा और राजस्थान का, लेकिन हरियाणा और राजस्थान की अलग डेमोग्राफी है, हरियाणा और राजस्थान की अलग राजनीति है। हरियाणा और राजस्थान में कास्ट फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल दिल्ली का है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है, इसमें सभी देश का रिप्रेजेंटेशन शामिल है। दिल्ली के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, दिल्ली के लोग काफी सभ्य होते हैं, दिल्ली के लोग सुकून चाहते हैं। तो इस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है केजरीवाल को हराने के लिए? दो तरह के स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, उसी को मैच किया जाए। केजरीवाल अगर मुफ्त में पानी दे रहे हैं तो पानी दे दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, बस का राइड दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए केजरीवाल के जो पहले 5 साल के जो सरकार थी, उसने बहुत सारे ये जो प्रोमिस थे वो उन्होंने आगे लेके आए थे और उसको फुलफिल भी कर दिए थे। केजरीवाल की जो दूसरी 5 साल जो चल रहा है 5 साल, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया था, वो था बस राइड, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड। अभी वो नया एक स्कीम लेके आए कि हम महिलाओं को उनके अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे, जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र तक गया था, और बीजेपी के जो जीत बताई जा रही है कि ये दोनों मेजर स्टेट्स में वो यही लाडली बहन जो स्कीम थी वो स्कीम जैसे स्कीम चली थी, तो क्यों ना दिल्ली में ट्राई किया जाए। तो केजरीवाल यहाँ भी शुरू करें कि हम ये देंगे, आपको पैसा देंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। लेकिन कल ही हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शायद कहा था, चीफ जस्टिस या और कोई जज ने कहा था कि आप मुफ्त में लोगों को पैसे दे रहे हो जो काम ही नहीं करते, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है उसका? आप ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हो जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। अगर आप मजदूर को दे रहे हैं या आप इवन फार्मर्स को दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको सब्सिडी दे, उनको वाइव ऑफ करे, कुछ भी है, काम तो कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आप 2,000 रुपए ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो काम भी नहीं करना चाहते। अगर काम भी करेंगे लेकिन तो काम लेकिन बंद करके घर पे बैठे। सुरेश जी, अगर अगर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि ये चुनाव है, सभी पार्टियां कुछ ना कुछ ल्यूक्रेटिव पॉलिसी अपनाती हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनी योजना के माध्यम से एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, हरियाणा में वो कामयाब रहे। तो सवाल ये होता है, तो फिर केजरीवाल क्यों ना दे महिला सम्मान के नाम से? दूसरी बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने 4,500 करोड़ की घोषणा घोषणा दिल्ली के विकास के लिए की है, गरीबों के लिए फ्लैट बना के दे रहे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को आने वाले भविष्य में सरकार के आने पर योजना की बात कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पिच पर खींच लिया है? और जब केजरीवाल ये कहते हैं कि साहब, जो सुविधाएं मैं यहाँ दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो सुविधाएं अपने 20 स्टेट में, अपने 16 स्टेट में, अपनी 15 स्टेट में क्यों नहीं देती? उसको क्या प्रॉब्लम है? वो एक सवाल भी खड़ा अगर करता है। आप, हाँ, सवाल तो बराबर क्या है, लेकिन अगर बीजेपी के जो बड़े स्टेट देखा जाए, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो मैं बात कर रहा था, और दोनों स्टेट में ये स्कीम है। और आपने सही तरह से बात फरमाया कि ये जो दोनों स्टेट में उनकी जीत बताए जाते हैं कि ये जो जीत हुआ था, ये जो महिला सम्मान प्रोग्राम जो भी हुआ, ठीक है, अगर किसी को फ्री भी देना है तो ठीक है, दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर फ्री भी दिया जाए तो उसका कंपटीशन हो जाता है। कोई कहता मैं 2,000 दूंगा, तो कोई कहता मैं 3,000 दूंगा, कोई कहता मैं 5,000 दूंगा। बंद कहाँ होगा? मैं इसके खिलाफ, अगर मोदी जी दे या बीजेपी दे या केजरीवाल दे, मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ जो लोग काम करते हैं उनको अगर आप कुछ सपोर्ट दे तो उसकी अलग बात है। जैसे फ्री रेशन की बात करते हैं, जो कोविड के बाद शुरू हुआ था, तकरीबन आई थिंक 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दिया जा रहा है मुफ्त में। दीजिए, क्योंकि अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में जो स्ट्रैटेजी है, आप जैसे बता रहे थे, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन एक स्टेट कहा जा सकता है, जहाँ लोग हर क्षेत्र से लोग आते हैं। यहाँ साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है ज़्यादातर। लेकिन अगर देखा जाए दिल्ली के जो वोटिंग परसेंटेज है, दिल्ली के जो वोटिंग वोटिंग पैटर्न है, वो अगर आप पहले 80s में देखा जाए, 70 में देखा जाए, 80 में, तो कांग्रेस का था, पूरा पूरा पकड़ कांग्रेस का था। फिर हमने देखा थोड़ी देर के लिए बीजेपी के पास आया, फिर वापस हमने देखा लास्ट 2 साल से, दैट इज 10 साल से, वो आम आदमी पार्टी के पास रह गया। लोग आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करना चाह रहे थे? आप सोचिए, जब मूवमेंट शुरू हुआ था अन्ना हजारे के साथ,
एंटी करप्शन प्लैंक भी शुरू हुआ था। ठीक है, पहले 5 साल को केजरीवाल को शायद वो सिंपैथी मिल गया था जो अन्ना हजारे से उनको मिला था मुफ्त में, लेकिन बाद में अन्ना हजारे खुद उनके हाथ छोड़ दिया, बोला ये तो मेरे से तो बदतर निकल गया बंदा, ये छोड़ो इसको। लेकिन दूसरी बार जब आए थे वापस तो लोग बोलने लगे यार ये जीत कैसे गया है। तो क्या पानी और सिर्फ दिल्ली वालों को यही चाहिए कि मुफ्त में पानी चाहिए, मुफ्त में करंट चाहिए, बस के राइड चाहिए? अभी बोल रहे हैं कि 2000-3000 यही यही चलेगा, या दिल्ली की डेवलपमेंट की बात करते हैं? हमको सबको पता है कि दिल्ली में डाइकोटमी सिचुएशन है, आपको बहुत पता है कि दिल्ली के जो होम मिनिस्ट्री होती है वो तो आता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। ज्यादातर डेवलपमेंट स्कीम्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्यादातर केजरीवाल के टाइम से भी बीजेपी के पास था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के पास है। उनका फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो स्ट्रैटेजी डबल इंजन सरकार का यही होता है कि हम यहां भी आए वहां भी है तो आगे बढ़ेगा। केजरीवाल को इस बार का सबसे बड़ा चैलेंज आप देखिए, आज मैं पढ़ रहा था हैदराबाद के न्यूज़पेपर्स, पता नहीं आपको वहाँ नॉर्थ में आया कि नहीं ये न्यूज़ की 7 कॉन्स्टिट्युएंसीज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। सोचिए क्यों उतारेंगे? तो ऐसे कॉन्स्टिट्युएंसी उतारेंगे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो और किसी का वोट कट जाए। ये अभी तक आम आदमी पार्टी को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी का अगर वो कुछ टाइप का तो उनको वहां से मिलेगा, शायद कांग्रेस को मिलता होगा। लेकिन अब ओवैसी आ गए, अभी भी कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, आसाम में यही किया था, महाराष्ट्र में यही किया था। लेकिन आप देखिए कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी इसमें कूद गया और भी बोले हम भी तैर मारेंगे इसमें, आम आदमी पार्टी तो है ही। अब केजरीवाल को टेंशन ये होगा कि ये वोट कटेंगे तो कहां से कटेंगे उनके पास, क्योंकि उनको अभी मैं जैसे आपको बताने वाला था, आप बता रहे थे कि बाद में एनालाइज करेंगे, लेकिन दो ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेरे को दिख रहा था 1% और 2% का मार्जिन है विक्ट्री में, बहुत बारीक है। अगर 1% या 2% जो 1500 वोट और 1200 वोट या 1700 वोट में जाएंगे, अगर कांग्रेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, अगर ओवैसी जैसे लोग कूद जाए, समाजवादी पार्टी भी आ जाए, तो क्या होगा? नुकसान तो केजरीवाल का ही होगा। उनको जो पहले तरह सीट मिला था, दूसरा बार 8 सीट कम मिल गए, बीजेपी को गए। अगर इस बार 50-50 कॉन्टेस्ट होगा तो बहुत मुश्किल होगा केजरीवाल को जो मेजोरिटी उनके पास था वो रिटेन करने के लिए। जीत तो शायद जाएंगे मुझे लग रहा है, लेकिन बीजेपी, अगर आप देखें हरियाणा जैसे स्टेट में जो हारने वाली स्टेट सब मान रहे थे, जीतने का कोई चांस ही नहीं था। महाराष्ट्र का भी वही हाल था, लेकिन एक कंसोलिडेशन हो गया। वो कंसोलिडेशन अगर दिल्ली में हो जाता है कि ओवैसी आ गया, देखो बीजेपी वाले पुकार उठाएंगे, तो शायद शायद एक तरह का कंसोलिडेशन दिल्ली में भी हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरह का कंसोलिडेशन दिल्ली में हो सकता है। अगर ओवैसी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है वो माइनॉरिटी वोट में डिवीजन करे। लेकिन आपने दूसरी बात कही थी हो सकता है अखिलेश भी आ जाए, तो लेकिन अखिलेश ने तो ये खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो केजरीवाल का समर्थन करेंगे। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केजरीवाल का समर्थन करने आए थे। तो ये तो बात साफ जाहिर हो गई है कि अखिलेश यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे। क्योंकि अखिलेश की आजकल कांग्रेस से नहीं मिल रही, केजरीवाल की भी आजकल कांग्रेस से नहीं मिल रही। तो दोनों का कॉमन दुश्मन है, इसलिए केजरीवाल और अखिलेश एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। आपने डबल इंजन ही सरकार की बात करी। हाँ, डबल इंजन सरकार एक नया नैरेटिव है दिल्ली के लिए। प्राइम मिनिस्टर उसको बार बार बनाना चाहेंगे, वो एक मैसेजिंग करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दिल्ली का विकास संभव है। क्योंकि जो भी अभी तक झगड़े दिल्ली में देखने को आए उसमें शराब नीति एक मुख्य कारण रहा, और केजरीवाल के द्वारा किए गए वादे। ये भी बात ठीक है कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां सफाई व्यवस्था अपना आप एक मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली के अंदर सड़कें बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हो सकता है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में आने से कोई सुधार हो और डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास कर पाए। लेकिन अभी तक जो केजरीवाल अपना वोट बैंक मेंटेन किए हुए हैं दो चुनाव से, एक चुनाव में उन्होंने 53% स्कोर किया, दूसरे चुनाव में उन्होंने 48% स्कोर किया। भारतीय जनता पार्टी अपना 38% 35% के बीच में मेंटेन किए हुए, तो काफी वोट प्रतिशत का अंतर है। तो इस वोट प्रतिशत को कौन कौन पाट सकता है? अगर कांग्रेस बहुत स्लो एंट्री ले रही है, लेकिन कांग्रेस का अभी इतना कोई ग्रिप्स चुनाव पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस चुनाव को पूरा बाइपोलर बनाने पे लगे हुए हैं, केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी पे बनाने पे लगे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में
कांग्रेस के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास या आप पार्टी के पास ऐसा कौन सा पैतरा हो सकता है कि वो इस चुनाव को स्पष्ट रूप से जीत सके? दिख रहा है आपने जैसे बताया था 15% जो डिफरेंस है वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास जो गए असेंबली चुनाव में हुए थे। लेकिन अगर आप लोकसभा को देखें तो वो उल्टा हो गया था बिल्कुल। वो पैटर्न हमको समझ में आ रहा है कि जब लोकसभा का इलेक्शन चुनाव आती है बीजेपी साथ के साथ जीत जाती है, और जब असेंबली के चुनाव आते हैं तो केजरीवाल जीत जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि उसमें क्लियर डिवीजन है कि हम असेंबली को अलग देखते हैं, स्टेट को अलग देखते हैं और लोकसभा को अलग देखते हैं। दिल्ली में मोदी को बिठाएंगे लेकिन वही दिल्ली में फिर केजरीवाल को बिठाएंगे। ये हाल है। अगर हम देखा जाए 2000 अगर आप 1993 से शुरू करें तो बीजेपी के पास तो ऑलमोस्ट 50 सीट थे बीजेपी के पास, 50। ये हाल था जब वहां से बीजेपी घट के अगर 2013 तक आ गया तो उनके पास सिर्फ 31 सीट थे। तो बीजेपी 31 से गिर के फिर 2015 में 3 सीट पे गई और उसके बाद 2020 में आपको पता है 8 सीट पे आ गए। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है। मैंने जैसे बताया था एक स्ट्रांग लीडर बीजेपी के पास है ही नहीं। कभी किरण बेदी को ट्राई किया था, हर्षवर्धन जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, लेकिन कहीं मनोज तिवारी आए थे बीच में। लेकिन बीजेपी को एक स्ट्रांग लीडर ने तो मोदी जी को उतारना ही पड़ेगा। मोदी जी उतर भी गए हैं, आपको पता है मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी गए थे, रोड शो करेंगे। बीजेपी को आपको पता ही है सर जी कि बीजेपी को एक अर्बन पार्टी कहा जाता है। साउथ में भी कहा जाता है कि बीजेपी एक अर्बन पार्टी है। अगर अर्बन पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी को दिल्ली में क्यों नहीं जीत पा रही है? दिल्ली में क्या लोग, दिल्ली के लोग इतने मुफ्त चीज केजरीवाल का वो तो वीक हो गया, सब मानते हैं। अन्ना हजारे से लेके सब लोग मानते हैं कि वो प्लान जो केजरीवाल लेके आए थे कि मैं बिल्कुल सबसे साफ आदमी हूँ। हमको पता है कि उनका जो बंगला का रिनोवेशन हुआ, कोई बोल रहे हैं कि 15 करोड़ खर्च हुआ, कोई बोल रहे 30 करोड़ खर्च हुआ, हमको सच तो पता नहीं कहाँ कितना खर्च हुआ है। लेकिन केजरीवाल को जो इमेज था वो मार खा गया, वो जरूर है। केजरीवाल को कोई नया हुक लेके आना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकते कि मैं अभी सबसे ईमानदार आदमी मैं ही हूँ भारत देश में और कोई है ही नहीं। वो गया तो एक नया हुक उनको तो चाहिए, जैसे बीजेपी हुक। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की इमेज में डेंट हुआ है, एक एंटी इनकम्पेंसी केजरीवाल फेस कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, अच्छे कैंडिडेट और माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से इस 15% की भरपाई की जा सकती है? लेकिन जब आप अच्छे कैंडिडेट की बात करते हैं तो रमेश विदुड़ी जैसे लोग जिस तरह से विवादित बयान देते हैं और जैसे केजरीवाल लपक लेते हैं, इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से आप पाटेंगे? इसका जो इम्पैक्ट अगर आप देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, कल हैदराबाद में हुआ था। बीजेपी मुख्यालय पे यहाँ एक कांग्रेस वालों ने एक अटैक किया था और उसके जवाब में बीजेपी वालों ने जाके कांग्रेस के ऑफिस तोड़ दिए। तो साउथ में भी उसका इम्पैक्ट था। अगर वो कमेंट इससे पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है, वो मुझे याद नहीं कौन किया था, वो शायद बीजेपी वालों ने और किसी ने किया था कि प्रियंका के रमेश चेहरे के रमेश बारे में। विदुड़ी ने दानिश वो अली पर अभी अभी संसद में एक विवादित संसद में बयान कहा दिया था, था। करेक्ट, अभी याद है मुझे वो। तो अभी तो प्रियंका गांधी को लेके आ गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेके आ गया। और दूसरा सवाल लेकिन वी दिल्ली में यह भी पूछा जा रहा है सुरेश जी कि अगर रमेश विदुड़ी प्रियंका गांधी से माफी मांग सकते हैं तो फिर आतिशी से क्यों नहीं मांग सकते? वो बात है ना कि आतिशी का जो प्रियंका गांधी जी का स्टैंडिंग जो है, जो वैल्यू है क्योंकि पार्टी में सवाल वो। महिला सम्मान का है, आप महिलाओं को आप बांट नहीं सकते। यही यही सवाल केजरीवाल लेके खड़े हैं कि सब आप प्रियंका गांधी से तो माफी मांग सकते हैं प्रेशर में पार्टी के, आतिशी से क्यों नहीं मांग सकते? वो भी तो दिल्ली की सीएम है, वो भी तो महिला है। वही तो ये प्राइम तो मिनिस्टर जो ये कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने की, प्राइम मिनिस्टर जितनी पूरी तर तमन्ना के साथ इस चुनाव में अपने आप को झोंक रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से नई नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इसे पॉजिटिव आउटलुक पे लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से वो केजरीवाल को आपदा के इश्यू पे घेर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग विवादित बयान दे रहे हैं। वो गलत है। वो सबको पता है कि जब प्रधानमंत्री इतने कोशिश कर रहे हैं कि एक डेवलपमेंट प्लान पे इलेक्शन लड़ा जाए, तो विदुरी जैसे लोग पता नहीं क्यों करते ऐसे काम। अब मुझे अभी भी याद है दिग्विजय सिंह का एक कमेंट था तूंजमाल के ऊपर, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस के एक नेता के ऊपर किया था, महिला नेता के ऊपर। उस पर कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था। अगर ऐसा बताया जाए तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। वो कोई भी करे तो गलत ही है। महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, सबको पता है ये बात के लिए। लेकिन हम अगर हटके देखा जाए, वीक कहते हैं अंग्रेजी में, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। आज लोग भूल जाते हैं जल्दी चीज और किसी चीज पे आ जाते हैं। आप देखिए जैसे इलेक्शन के डेट नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, 5 तारीख के पास
हम देखेंगे नए-नए चीज़ आना शुरू हो जाएँगे। अब बोले जा रहा है कि बजट जो यूनियन बजट प्रेज़ेंट किया जाएगा उसमें दिल्ली का नाम नहीं लेना चाहिए। ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव है। आप दिल्ली को बजट कैसे नहीं देंगे फिर? यूनियन बजट में अगर दिल्ली को कोई प्रोविजन नहीं है, दिल्ली के बारे में कुछ घोषणाएं ऐलान नहीं करेंगे तो ठीक है, वो मेजर ऐलान मत कीजिए, लेकिन दिल्ली दिल्ली है। लेकिन अभी क्या होने वाला है देखिए, अगर 26 जनवरी को अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, देखिए उसके ऊपर भी विवाद होना शुरू हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। बहुत सारी चीज आने वाली है। देखिए हम शायद हमको डिबेटिंग के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आगे आगे जाते, कि एक एक हफ्ते के दो दो दिन में नए नए कंट्रोवर्सी आना शुरू हो जाएंगे, और बीजेपी की तरफ से, आम आदमी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। मुझे तो बुरा लग रहा है कांग्रेस वालों को कि इसके पूरे मामले में केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया प्रियंका गांधी का कमेंट, लेकिन कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे, वो हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही हाल हो गया उनका। कांग्रेस की अभी मैं जब पढ़ रहा था कि हाँ, सिर्फ वो आप सूरज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही आर्टिकुलेटेड स्पीच में दिल्ली के चुनाव को भी छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही इलेक्शन कमीशन की, वो एक बात टेक्निकल है। तो क्या क्या ये टेक्निकलिटी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकती है अगर बजट में कोई प्रोविजन नहीं होगा यूनियन टेरिटरी के लिए, दिल्ली जैसे स्टेट के लिए? या फिर ये आपको उल्टा फायदा पहुंचा देगा इलेक्शन कमीशन? हाँ, ये हो सकता है। दिल्ली के लिए तो ऐसा कोई बजट बनता नहीं, क्योंकि दिल्ली के बजट तो दिल्ली के स्टेट असेंबली में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट जो दिल्ली के लिए स्कीम्स बोलती है, अगर कुछ आप जैसे बता रहे थे घर बना के देंगे, मेरा हम वही ये कर इशारा देंगे। है कि जो जो दिल्ली के लिए आई मीन राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं होती हैं जो केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, मेरा इशारा हाँ उन्हीं जी। तरफ है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कुछ हो भी सकता है तो यूनियन बजट को हटा के 6 तारीख कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। शायद हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट चीज हो गया कि आप बोल नहीं सकते, कुछ बात बोल गया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया, मोदी जी सारे देश के लिए बोल गए, वो दिल्ली में भी इम्पैक्ट होगा। वो तो होगा ही ना। अगर महिलाओं की आप ले लीजिए, महिलाओं के लिए कुछ स्कीम अनाउंस किया, या मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जा रहा है, ये ना हो कि दिल्ली की जनता को बेनिफिट नहीं मिलेगा मिडिल क्लास में। ये क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स के ऊपर बहुत बड़ी छूट आने वाली है, स्पेशली मिडिल क्लास में 10 लाख तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाएंगे, वो सारी चीज होने वाली है। ये नहीं बोल सकते कि नहीं, ये अब दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा बाकी सबको मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे लग रहा है कि इधर बजट को 6 तारीख को पोस्टपोन किया जाएगा, या अगर बजट भी किया जाए तो बीजेपी उसका पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ये तो दिल्ली स्पेसिफिक नहीं है, हम तो सारे देश को बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज दिल्ली में काम करते हैं, हम सबको पता है। रिटायर होकर बहुत सारे लोग वहीं सेटल कर चुके हैं, उनके लिए भी होता है। तो पेंशनर्स के लिए कुछ स्कीम अनाउंस किया जाए, या आर्म फोर्सेस के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए कुछ अनाउंस किया जाए, वो भी आ जाएगा उसमें। सब चीज में इम्पैक्ट आएगा। और शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को तो मोदी जी को स्पीच तो नहीं देते, वो 15 अगस्त को देते हैं। तो 26 जनवरी को हम देखते सिर्फ परेड होता है और गुड फीलिंग होता है, एक अच्छा सा फीलिंग होता है देश के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी 26 जनवरी को पूरी तरह यूज करेगा। उसके सारे जो पॉजिटिव्स है जो मोदी गवर्नमेंट के हैं, जो भी उनके जो बजट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो आने वाला है एक दिन पहले बजट से, वो सारे को सारे बीजेपी बिल्कुल बजाएंगे। वो तो पूरा गांव गांव घूमेंगे बीजेपी वो लेके। गांव 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 भारतीय जनता पार्टी घूमेगी। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन बजट के माध्यम से जो पूरे देश के लिए नीति है, उसी नीति के माध्यम से दिल्ली वासियों को भी साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री निरंतर केजरीवाल को अपने निशाने पे लिए हुए हैं। वो इस चुनाव को एक विकास के मॉडल पर, डबल इंजन के स्लोगन पर, नैरेटिव पर लड़ना चाहते हैं। अब देखना है कि केजरीवाल इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ 8 तारीख को दिल्ली की जनता किसकी खाट खड़ी करेगी, ये देखना रोचक होगा। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी धन्यवाद। चैनल के दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमको निरंतर भेजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।